Jai Hind all the students, and here we are once again with our civics class. I am your subject teacher Babita Pandey, and now we are going to focus on the chapter. In our last class we discussed about what is democracy. I told you that this chapter has been divided into two parts. In the first part, there is a discussion about what is democracy, what are the features of democracy, and in second part it is mentioned that why the countries should adopt democratic form of administration or democratic form of governance. Now talking about the last lecture, we discussed that there was a problem. Means, first of all, there was a definition given, which you all must be knowing, that democracy is a form of government in which the rulers are elected by the people. And by this simple definition, we just simply started mugging up the definition, and by that we came to know about the four basic features of democratic country. Four question arises here. First one was, who are the rulers in this definition, what kind of election should be there which can be called as a truly democratic election, and the third one is, what are the people who can elect the rulers or get elected as rulers. Now fourth and final one is, what kind of form of government is a democracy, what kind of government we can call as democracy. To explain these four questions, there have been given some examples in the chapter, and first example is of Pakistan, our neighbor country Pakistan, where General Pervez Musharraf, who was the head of the army, he overthrew the democratically elected prime minister from his seat and became the chief executive of the country. When the Pakistani media and other social organizations started opposing that, then only he himself, mind it, he himself, not the other countries. ये ध्यान देने वाली बात है यहाँ पर कि जो परवेज़ मुशर्रफ था वो ना तो डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड था, लोगों ने उसको नहीं चुना था, वो अपनी एक डिक्टेटरशिप के थ्रू, अपनी एक ऑटोक्रेटिक पावर के साथ में डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड जो प्राइम मिनिस्टर थे उनको हटाकर और फिर यहाँ पर अपना खुद का उसने पावर इस्टेब्लिश कर लिया था एडमिनिस्ट्रेशन में. जब वहाँ की मीडिया ने इसको अपोज करना शुरू किया तो इसके बदले में फिर क्या हुआ कि लोगों को शांत करने के लिए, उन सोशल ऑर्गेनाइजेशंस को शांत करने के लिए, ताकि इंटरनेशनल लेवल पर इसमें कोई यूनाइटेड नेशंस का इंटरफेरेंस ना हो, बाकी कंट्रियों का कोई इंटरफेरेंस ना हो, और पाकिस्तान को एक डेमोक्रेटिक कंट्री प्रूव करते हुए उसने पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन में डायरेक्टली कुछ अमेंडमेंट्स कर दिए. अब ध्यान दीजिएगा, कोई भी डेमोक्रेटिक कंट्री हो, उसमें जो कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट है, ये अधिकार सिर्फ और सिर्फ वहाँ की जो डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट होती है, यानी वो सरकार जिसे लोगों ने चुना है, लोगों के मैंडेट के आधार पर, जिसको हम हिंदी में कहते हैं बहुमत के आधार पर, ठीक है, उनकी चॉइसेस के अकॉर्डिंगली वो चुनी जाती है, और तब ये माना जाता है कि वो लोगों की इच्छाओं के अनुसार, लोगों के विचारों के अनुसार वो सरकार काम करेगी. और उसको, उसमें भी कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करने के लिए, जैसा कि आप इंडिया में देखते हो, उस डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट को भी ये अधिकार नहीं होता कि वो अपनी मर्जी से जो चाहे वो कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट कर सकती है. उसके लिए भी उसे एक बिल लाना होता है वहाँ की संसद में, और जो भी वहाँ की असेंबली है वहाँ पर बिल लाकर उस पर वोटिंग करके तब एक डेमोक्रेटिक मैनर में कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट किया जाता है. पर ये तो हुआ है डेमोक्रेटिक कंट्री का एग्जाम्पल. यहाँ पर जो हम सिचुएशन स्टडी कर रहे हैं, इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है. यहाँ पर जो कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट हुआ वो सीधे सीधे परवेज़ मुशर्रफ के थ्रू डायरेक्टली हुआ था. उसमें उसने किसी से वोटिंग नहीं करवाई, किसी से उसने ओपिनियन नहीं पूछा, कोई पॉलिटिकल पार्टी का इंटरफेरेंस नहीं था. डायरेक्टली ये जो आपका अमेंडमेंट था ये कर दिया गया था. और वो अमेंडमेंट क्या था वो भी ध्यान से सुनिएगा. अमेंडमेंट था, द प्रेसिडेंट कैन डिसमिस द नेशनल एंड प्रोविंशियल असेंबलीज, यानी उस अमेंडमेंट के अकॉर्डिंगली प्रेसिडेंट, पाकिस्तान का प्रेसिडेंट कभी भी वहाँ की नेशनल और जो प्रोविंशियल असेंबलीज थी
उनको कभी भी डिसमिस कर सकता था, कभी भी सस्पेंड कर सकता था। उसके बाद जो भी सिविलियन कैबिनेट, यानी जिसको आप इंडिया में आप बोलते हो कैबिनेट मिनिस्ट्री, उसका जो भी काम है वो नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल NSC, हाँ, उसके थ्रू देखा जाएगा। किसके थ्रू? NSC के थ्रू देखा जाएगा। ओके, और फिर नेक्स्ट जो आ जाता है वो आ जाता है, थर्ड वन था, मतलब 2 अमेंडमेंट हो चुके। देखिए पहला फर्स्ट वन क्या था कि प्रेसिडेंट जो है वो डिसमिस कर सकता है सारे पावर्स को। दूसरा हो गया NSC, नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल, वहाँ की कैबिनेट मिनिस्ट्री को सुपरवाइज करेगा। तो यहाँ जो है मेन पावर गवर्नमेंट के हाथ से निकलकर प्रेसिडेंट के पास आ गई। कैबिनेट मिनिस्ट्री को ये पावर नहीं है कि वो फ्री ऑफ फियर होकर या फ्री ऑफ प्रेशर होकर फ्री मैनर में लोगों की भलाई के लिए, वेलफेयर ऑफ द पीपल के लिए कोई भी डिसीजन ले सकें। उनको पहले NSC से एडवाइस लेनी होगी, उनसे अप्रूवल लेना होगा इनफैक्ट, और अगर NSC को सही लगेगा तभी वो कोई भी डिसीजन अप्रूव करेंगे। ठीक, और जो इसके अलावा जो थर्ड वन था वो क्या था? आफ्टर पासिंग दिस लॉ, इलेक्शन वर हेल्ड टू द नेशनल एंड प्रोविंशियल असेंबलीज। नो पाकिस्तान हैज़ हैड द इलेक्शन। हाँ, इसके अलावा थर्ड चेंज जो था वो मैं बता देती हूँ आपको। NSC यानी नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल, ये काउंसिल भी कोई डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड लोगों के थ्रू नहीं थी। इस काउंसिल में आर्मी के कुछ सिलेक्टेड ऑफिसर्स होते थे, और वो मिलिट्री ऑफिसर्स वो लोग होते थे जिनको जनरल परवेज़ मुशर्रफ खुद से इलेक्ट करता था, मतलब अपॉइंट करता था, इलेक्ट नहीं अपॉइंट करता था। ठीक है, तो बट ऑब्वियस है कि वो परवेज़ मुशर्रफ की इच्छा के अकॉर्डिंगली ही काम करेंगे, उनकी विश के अकॉर्डिंगली ही काम करेंगे, बजाय इसके कि वो लोगों के वेलफेयर के बारे में सोचें। और इसीलिए आप ये देख लीजिए कि डायरेक्ट कंट्रोल ना होकर लेकिन इनडायरेक्टली कंट्रोल पूरा किसके हाथ में था? वहाँ के प्रेसिडेंट, यानी प्रेसिडेंट भी नहीं, चीफ एग्जीक्यूटिव जनरल परवेज़ मुशर्रफ के हाथ में था। अब इन सारे अमेंडमेंट्स के साथ में जहाँ पर एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के जो डिसीजन टेकिंग पावर है उसको पूरा कंट्रोल कर लिया गया किसी ऑटोक्रेटिक पर्सन के थ्रू, और फिर उन्होंने इलेक्शन करवाने की वहाँ परमिशन दे दी। इलेक्शन हो गए डेमोक्रेटिकली, वहाँ पर इलेक्शन हुए और इलेक्शन के बाद में नई गवर्नमेंट बनी, लेकिन उस गवर्नमेंट को डिसीजन टेकिंग पावर्स नहीं थी। उन डिसीजंस को लेने के लिए यहाँ पर देखिए मेंशन है आपके चैप्टर में, फाइनल पावर रेजिस्टेड विद मिलिट्री ऑफिसर्स एंड जनरल परवेज़ मुशर्रफ हिमसेल्फ, यानी जो भी इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स थे उनके पास डिसीजन टेकिंग पावर्स नहीं थी। फाइनल अथॉरिटी किसके पास में थी? मिलिट्री ऑफिसर्स या फिर जनरल परवेज़ मुशर्रफ के पास में। ठीक है, अब इस तरह से क्या आप ये कह सकते हो कि ये एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट थी? क्या यहाँ पर जो गवर्नमेंट काम कर रही है वो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होगी? नहीं होगी। एट प्रेजेंट ऑल्सो यू कैन सी कि जो भी आपके प्राइम मिनिस्टर हैं वहाँ के, दैट इज़ इमरान खान, वो फ्री नहीं है अपने डिसीजंस लेने के लिए। इफ़ यू यूज़ टू वॉच न्यूज़ हेडलाइंस एवरी डे, तो आप कभी भी पाकिस्तान की कोई खबर आती होगी तो आप देखते होंगे इमरान खान ने ये कहा और उसके अगेंस्ट में वहाँ की सिक्योरिटी काउंसिल की तरफ से ये बयान आया। तो ये दो जो अभी प्रेजेंट में कोविड-19 के उसको लेकर भी, लॉकडाउन को लेकर भी पाकिस्तान की तरफ से 2 न्यूज़ आई थी। एक जो था वो इमरान खान की तरफ से था और दूसरा जो कमेंट था वो वहाँ की सिक्योरिटी काउंसिल की तरफ से था। तो इस तरह से वहाँ पर डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड लोगों की जो पावर्स हैं उनको क्या कर दिया गया है? कंट्रोल कर दिया गया है। अब यहाँ पर हमारा डेमोक्रेसी का फर्स्ट फीचर निकल कर आता है, फर्स्ट फीचर ऑफ डेमोक्रेसी। ओके, क्या है? इन अ डेमोक्रेसी द फाइनल डिसीजन मेकिंग पावर मस्ट रेस्ट विद दोज इलेक्टेड बाय द
पीपल, ये पहला फीचर हो गया। यानी एक डेमोक्रेटिक कंट्री में जो फाइनल डिसीजन मेकिंग पावर है वो हमेशा उन लोगों के पास होनी चाहिए जिन लोगों को लोगों ने, हमारे कॉमन सिटीजन्स ने चुन कर भेजा है, इलेक्ट करके भेजा है। तभी तो वो हमारी इच्छा के अकॉर्डिंगली, हमारे जो हमारा मैंडेट है उसके अकॉर्डिंगली वो डिसीजंस ले सकते हैं। सेकंड फीचर जो है वो है फ्री एंड फेयर इलेक्टोरल कंपटीशन। फ्री एंड फेयर इलेक्टोरल कंपटीशन क्या होता है? यहाँ पर चाइना का एग्जाम्पल दिया हुआ है, ठीक है। हमारी नेबरिंग कंट्रीज से ही सारे एग्जाम्पल्स आपको इस चैप्टर में मिलेंगे, ताकि आप अराउंड द वर्ल्ड जो भी सिचुएशन है अलग अलग कंट्रीज़ में, उनको देखकर आप ये समझ सको कि आपकी कंट्री में क्या एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम चलता है और क्यों चलता है, ठीक। तो यहाँ पर जो है आपको दिया हुआ है एग्जाम्पल चाइना का सेकंड फीचर के लिए। फर्स्ट फीचर हमने यहाँ पर ऑलरेडी पढ़ लिया है। डेमोक्रेसी में फाइनल डिसीजन मेकिंग पावर मस्ट रेस्ट विद दोज हु आर इलेक्टेड बाय द पीपल। नाउ फ्री एंड फेयर इलेक्टोरल कंपटीशन, ये क्या होता है? देखो चाइना का यहाँ पर एग्जाम्पल दिया हुआ है। चाइना में क्या है कि एक डेमोक्रेटिक कंट्री है जहाँ पर हर 5 साल के बाद इलेक्शन होता है, ठीक है। कंट्री की पार्लियामेंट के लिए हर आफ्टर एवरी 5 years इलेक्शंस होते हैं, ठीक है। लेकिन वो इलेक्शन कैसे होते हैं? वो इलेक्शंस में, एक अच्छी डेमोक्रेटिक कंट्री में इलेक्शन अगर हो रहे हैं तो वहाँ पर लोगों का, डेमोक्रेसी का ये फीचर होता है कि वहाँ पर लोगों के पास ये अपॉर्चुनिटी हो कि अगर वो प्रेजेंट एग्जिस्टिंग पॉलिटिकल पार्टीज़ की पॉलिसीज से एग्री नहीं कर रहे हैं तो वो अपनी एक नई पॉलिटिकल पार्टी या इंडिपेंडेंट कैंडिडेट के तौर पर वो कॉन्टेस्ट कर सकें, इलेक्शन में भाग ले सकें, और अगर वो जीतते हैं तो वो फिर आगे पार्लियामेंट में पहुँचे या अपनी पार्टी बनाए, अपनी सरकार बनाए, ठीक है। लेकिन यहाँ चाइना का जब हम एग्जांपल दे रहे हैं तो यहाँ पर ऐसा नहीं है। यहाँ पर क्या है, आफ्टर एवरी 5 years जो है आपका वो इलेक्शन तो होता है, लेकिन लोगों को कॉन्टेस्ट करने की फ्रीडम नहीं है, ठीक है। यहाँ पर मेंशन है आपका, बिफोर कॉन्टेस्टिंग इलेक्शन अ कैंडिडेट नीड द अप्रूवल ऑफ चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी। और यही वो पार्टी है जो वहाँ पर पिछले लगभग आई थिंक 20-25 years से वहाँ पर रूल कर रही है। ऐसा इसलिए है कि जो भी चाइनीज़ जो भी पार्लियामेंट है वहाँ पर किसी दूसरी पार्टी को एग्जिस्ट करने ही नहीं दिया जाता है। जो गवर्निंग पार्टी है, जो भी गवर्निंग जो पार्टी है, और कौन सी पार्टी है वो है चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी। इन्होंने जो भी स्मॉलर पार्टीज़ हैं, पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, या जो दूसरी जो भी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, उनको वो अपॉर्चुनिटी ही नहीं देते हैं कि ग्रो कर सकें। गवर्नमेंट के कुछ बैन लगा के, रेस्ट्रिक्शंस लगा के, मीडिया पर कंट्रोल करके वो दूसरी किसी पार्टी को पॉपुलर होने ही नहीं देते हैं। और इस वजह से वहाँ पर जो है क्या होता है, वहाँ पर कभी भी दूसरी कोई पार्टी की गवर्नमेंट नहीं बनने पाती है, ठीक है। वहाँ पर मीडिया पर कंट्रोल करके रैलीज़ को डिस्टर्ब करने की कोशिश की जाती है। जब भी कोई अपोजिशन पार्टी की रैली होती है तो उसको डिस्टर्ब करने की कोशिश की जाती है, और इस तरह से वहाँ पर एक सिंपल पॉलिटिकल पार्टी ही एग्जिस्ट करती है, और इस तरह से वहाँ पर गवर्नमेंट भी हमेशा एक ही पार्टी की बनती है। तो क्या ये डेमोक्रेसी हुई? नहीं हुई। क्यों नहीं हुई? क्योंकि वो पॉलिटिकल पार्टी को तो पता है कि हम किसी और को नहीं आने देंगे, तो फिर हाउ कैन दे टेक डिसीजंस इन द वेलफेयर ऑफ द सिटीजन्स ऑफ दैट कंट्री? ऑब्वियस है कि वो अपनी डिक्टेटरशिप वहाँ पर फॉलो ऑन करना शुरू कर देंगे, मतलब करवाना शुरू कर देंगे। क्यों? क्योंकि उनको ये पता है कि हमें चैलेंज करने वाला, हमें क्वेश्चन करने वाला या हमें कॉम्पिटिट करने वाला कोई आ ही नहीं सकता, ठीक है। डेमोक्रेसी तो अच्छी तब होती जब वहाँ पर हर एक गवर्निंग पार्टी, जो रूलिंग पार्टी है, उसको ये डर होता कि आफ्टर 5 years दे हैव टू फेस द इलेक्शन, और कोई और दूसरा अच्छा कैंडिडेट या अच्छी पॉलिटिकल पार्टी जो है
वो हमारे गलत कामों को गलत प्रूव करके लोगों के बीच में हमारे अगेंस्ट एक मैंडेट तैयार कर सकती है, और वो पार्टी, अपोजिशन पार्टी भी जीत कर रूलिंग पार्टी के तौर पर आ सकती है, गवर्नमेंट बना सकती है। तभी तो जो आज की प्रेजेंट गवर्नमेंट है उसको डर रहेगा, और तभी वो क्या करेगा, लोगों की भलाई के लिए काम करेगा, ताकि आफ्टर 5 years व्हेन द नेक्स्ट इलेक्शन कम्स, तब वो लोग उनके उन अच्छे कामों को याद करके उनको दोबारा से वोट कर सकें। ठीक है, तो ये आपका सेकेंड फीचर हुआ डेमोक्रेसी का। डेमोक्रेसी मस्ट बी बेस्ड ऑन फ्री एंड फेयर इलेक्शन। दिस इज द सेकेंड फीचर ऑफ डेमोक्रेसी. Democracy must be based on a free and fair election where those currently in power have a fair chance of losing. Here I am concluding my this class, means today's lecture, and today we discussed about two features. Today we discussed about two features of democracy, and your homework for today, is write the main yes, homework is write the main features of democracy discussed in this chapter. You have to write down all the main features of democracy which are discussed in this chapter. That's all for today's homework, and that's all for today's class also. I hope you would have enjoyed and understood all the points whatever we discussed in today's class. If you have any doubt, you can post that in your WhatsApp group in the given time slot. Thank you and have a nice day.